व्हाट आफ्टर क्लास 12? क्लास 12 के बाद मैं क्या करूं? क्या मैं फॉरेन जाऊं? लेकिन मैंने सुना है वहां तो बहुत ज्यादा रिसेशन है। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि वो सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। सीयूईटी, मैंने ये वर्ड पहली बार सुना। मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो चलिए, इन सभी सवालों के जवाबों के आंसर आपको चारुमोगा इंस्पायर्स पे देती हूँ। वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का हमारा वीडियो उन सब सवालों का जवाब देने के लिए है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, और इनकी तलाश आप सब लोगों को है। CUET, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। CUET क्या है, उसे कब करना चाहिए, और कौन सी क्लास से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, ये सब चीज़ों का आंसर आपको आज की वीडियो में मिलेगा। CUET क्लास 12th के बाद आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, और ये एंट्रेंस टेस्ट मई या जून में होता है। और ये एंट्रेंस टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि आपको कुछ इंडिया की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स मिल सके, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। These are some universities where you can get admission after clearing CUT exam. CUT एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? CUT में 3 सेक्शंस के एग्जाम होते हैं। सेक्शन 1 इज फॉर लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 इज फॉर द डोमेन, जो सब्जेक्ट्स आपने रखे हैं क्लास 12 में, और सेक्शन 3 है दैट इज GT, जनरल टेस्ट। सो जहाँ सेक्शन 1 लैंग्वेजेस की बात कर रही हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? उसमें सबसे प्राइम लैंग्वेज है इंग्लिश। उसके बाद एनी लैंग्वेजेस दैट यू हैव सिलेक्टेड, आपकी खुद की मदर टंग हो सकती हैं, लाइक तमिल, कन्नड़ा, मराठी, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज यू कैन सिलेक्ट। मोस्टली बच्चे इंग्लिश का एग्जाम अपेयर करते हैं। अब आगे चलते हैं कि CUT के लैंग्वेज टेस्ट में सिलेबस क्या होता है। इन सब की जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ, बट वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आज कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस स्टार्ट कर देने वाली हूँ। इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक्स लेके बैठ जाएं और वहाँ पे सिलेबस भी नोट करें, और साथ में अपने एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दें। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट इज अबाउट CUET। CUET, जैसे मैंने आपको बताया, इसका फोकस किसके ऊपर है? इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग कैंडिडेट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ लैंग्वेज की। इसमें आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। जैसे कि आप क्लास 11, 12, 9, 10 में कॉम्प्रिहेंशन करते आ रहे थे, थोड़ा सा लेवल हायर होगा। एंड आपको कॉम्प्रिहेंशंस के लिए अभी से बोल देती हूँ, कुछ न्यूज़पेपर्स की रीडिंग शुरू कर दें, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशंस का लेवल होगा वो न्यूज़पेपर्स के कुछ आर्टिकल्स में से ही आएंगे। एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ डिटेल्ड सिलेबस मेंशन है अबाउट योर लैंग्वेजेस, जिसमें कि आता है सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आएंगे आपकी सेक्शन 2 में। इस साल CUET ने NTA की एजेंसी के थ्रू सिलेबस और सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दिए हैं। पहले टोटल 63 सब्जेक्ट्स होते थे, जो कि अब रिड्यूस होकर 37 सब्जेक्ट्स आ गए हैं। पहले ये होता था कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में लिए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपको देना पड़ता था। लेकिन अब आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी NCERT की तैयारी थरली करनी पड़ेगी, क्लास 11th और 12th की। क्लास 12th का सिलेबस थरली पढ़े, बिकॉज वही आपके लिए मेन फोकस बनेगा इन योर CUT एग्जाम। आगे हम चलते हैं, ये सेक्शन 3 दैट इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एज वेल एज आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। और दो टेस्ट जो बच्चों के लिए सबसे मुश्किल बनते हैं CUT में, वो होता है एक इंग्लिश का, एंड सेकंड दैट कम्स ऑफ जनरल अवेयरनेस या जनरल टेस्ट GT। ये दोनों टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों टेस्ट की आप तैयारी कर लेते हैं, तो आप इनफैक्ट UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आती हैं।
अगर आप यूपीएससी में भी अपेयर होना चाहते हैं तो दोनों चीज़ों के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ पुराने सिलेबस की बात कर रही हूँ, लेकिन नया सिलेबस चेंज हो चुका है। पुराने जो सिलेबस होता था उसमें जो सेक्शन 1 था, 1A एंड 1B, उसमें लैंग्वेजेस होती थी। एंड लैंग्वेज जो भी, जैसे इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम एन इंग्लिश मेंटोर, तो उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपको 40 करने होते थे। लेकिन अब आपको इस साल से 2025 में बहुत चेंजेस हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड देयर विल बी नो चेंज, नो चॉइस फॉर यू एट एनी कॉस्ट। कोई भी चॉइस नहीं है। अब एक और चीज जो चेंज हो गया है इस टाइम पे, तो ये है कि लास्ट ईयर तक जो था CUET, इट वाज ऑल पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट, बट काफ़ी सारे बच्चों को लोकेशंस की प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से इस साल से जो 2025 से जो CUET का एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर्स पे आपके सामने MCQ होंगे और आपको वो सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। देयर विल बी नो चॉइस एट ऑल। देन कम सेक्शन 2, इसमें भी आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे। 40 नहीं करने, टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं। देन कम सेक्शन 3, जिसमें जनरल टेस्ट है। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू डू ऑल 60। देयर विल बी नो चॉइस एट ऑल। एंड टाइमिंग्स विल बी, वी आर वेटिंग फॉर द टाइमिंग्स बिकॉज अभी कुछ अपडेशन आनी है फ्रॉम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें हमें प्रॉपर प्रोसीजर एक पता लगेगा टाइमिंग्स का एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये एक रैंडम आइडिया आपको भी मिल रहा है बिकॉज जो पुरानी साइट्स हैं वो आपको यही सिलेबस बताएंगी। न्यू जो साइट्स हैं आपको सिलेबस अभी डिफरेंट बताएगी बिकॉज अभी डिस्कशंस चल रही हैं। ये सब ड्राफ्ट हुआ है CUT का दोबारा से सिलेबस, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी टोल्ड टू यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन आप अब अपनी इंग्लिश की और GT की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आप ऑलरेडी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। साइंस के बच्चे हों, कॉमर्स फील्ड के बच्चे हों, ह्यूमैनिटीज में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, देन साइकोलॉजी, देन एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, these all subjects are included in CUET। ये सब्जेक्ट्स अभी भी हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। जो सब्जेक्ट्स उड़े हैं वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे नहीं लेते हैं ज़्यादातर। अब चलते हैं CUET का सिलेबस 2025 का फॉर जनरल टेस्ट। उसमें क्या है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें कि सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो बेस्ड होते हैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट दैट इज taught till grade 8, एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये आपका सिलेबस है फॉर जनरल टेस्ट। आगे बात करते हैं मार्किंग के बारे में। ड्यूरेशन आपको अभी जैसे मैंने बताया इट इज अराउंड 45 मिनट्स। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको पर 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है, आई जस्ट टेक माई पॉइंटर ओवर हियर। मार्क्स अलॉटमेंट पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स मिलेंगे आपका आंसर अगर बिल्कुल करेक्ट है। और नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, प्लीज ध्यान से सुन लें, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। इट इज 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो टोटल आपका इंग्लिश सेक्शन बनता है अराउंड 200 मार्क्स का। सो प्लीज टेक केयर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी जाती है तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। अब हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। किस तरह के पैसेजेस आएंगे? जैसे आप क्लास 12th में करते हैं, पैसेजेस फैक्चुअल होते हैं, कुछ नरेटिव या लिटरेरी टॉपिक्स वही आएंगे। आपको करना क्या है? आपको आइडिया को अंडरस्टैंड करना है, इन्फ्रेंस करना है, कंक्लूजन निकालना है टॉपिक का, आइडेंटिफाई करना टोन, पर्पस, स्टाइल ऑफ टेक्स्ट एंड समराइजिंग, जो कि टोन एंड मूड आप ऑलरेडी लिटरेचर में करते आ रहे हैं। और एक टोन का क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में जाता है जो कि आपको अभी भी आएगा। स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट क्या है? परसुएसिव है, रिफ्लेक्टिव है, ओके, सो डिस्क्रिप्टिव है, इंफॉर्मेटिव है। दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। और समराइज भी करना है आपने बाद में, जैसे कि आप प्रेसी बनाते हैं, नोट मेकिंग किया आपने क्लास 11th में, आपने जैसे पैसेज पूरा पढ़ लिया उसके बाद समराइज किया, दैट इज कॉल्ड एज समराइजिंग। नाउ कमिंग टू लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड ग्रामर।
जैसे कि आप यहाँ टॉपिक्स देख रहे हैं अबाउट पोएट्री, प्रोज एनालिसिस, लिटरेरी डिवाइसेस लाइक मेटाफोर, सिमिली, अलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन एंड सो ऑन, थीम्स एंड कंटेक्चुअल मीनिंग, ये आएंगे। लेकिन यू नो यू कैन नॉट से कि एंटायर आपको लिटरेचर का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नहीं। इंग्लिश में एक चीज का आप ध्यान रखें, सीयूटी में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपके लिटरेचर का सिलेबस नहीं है। इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकले। इसमें सिलेबस आएगा आपका ग्रामर बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड। तो ये जो लिटरेरी एप्टीट्यूड का टेस्ट है, ये जनरल आपको कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है, या कोई लाइन दे सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए कि क्या आप इन टर्म्स और इनसे आपको कुछ समझ पड़ा है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था लिटरेचर में। लिटरेचर का कोई भी एस्पेक्ट इसमें नहीं आएगा। अब चलते हैं कि ग्रामर के की एरियाज कौन से हैं। क्लास 12th के बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है इन कवरिंग सीयूईटी वो है ग्रामर, बिकॉज क्लास 12th में वो ग्रामर से बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाते हैं। इसलिए क्लास 11 इन योर सीयूईटी यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ग्रामर, और दिस इज द राइट टाइम फॉर यू ऑल टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ग्रामर। इसमें ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, active and passive voice, direct and indirect speech, parts of speech, articles, prepositions and conjunction, sentence correction। ये सब टॉपिक्स आपको ग्रामर में आएंगे। लेकिन अगर आप ये टॉपिक्स भूल चुके हैं तो डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग ईच टॉपिक फॉर यू इन माय सीयूटी स्पेशल क्लास। और आज की क्लास है हमारी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के बारे में। सो वोकैबुलरी इज द मेन पार्ट। ये भी चीज़ें आप लोग क्लास 7th 8th तक पढ़ते हैं, उसके बाद बिल्कुल आप आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो नाउ in English test by CUET you will have all these kind of topics for vocabulary, which include synonyms and antonyms, homonyms and homophones, analogies, one word substitution, idiom and phrases, and word usage. So all these things are going to be added for your vocabulary. Get ready for the same. Today I'll be covering up the first topic of synonyms and antonyms, and don't worry at all, आपको अपने बस एक काम करना है, इंग्लिश का पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आई विल मेक इट इजी फॉर ईच वन ऑफ यू। आप लोग अपना रजिस्टर, नोटबुक और पेन पकड़ के बैठ जाए। जो जो चीजें डिस्कस होंगी इन माय वीडियो इन चारुमूंगा इंस्पायर्स, keep on noting down, and if you will follow those tips and tricks you will be easily able to crack the exam। अब चलते हैं वर्बल एबिलिटी एंड लिटरेरी टेक्स्ट इफ एप्लीकेबल। अब इसमें ये भी एक पार्ट है आपका टेस्ट का। तो इसमें क्या आएगा? रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस विच इज लाइक जम्बल वर्ड जो आप करते आए थे टिल क्लास 9th 10th। fill in the blanks come in the form of conjunctions, prepositions, close test also in the same order। errors find out करें, error detect करें, sentence correction करें error find out करके। Some sections may include questions on specific literary works or authors if prescribed by the participating universities। कुछ sections ऐसे भी हैं जो specifically डील करते हैं लिटरेरी वर्क्स पे या ऑथर्स के ऊपर। जैसे आपने पढ़ा था खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कुछ यूनिवर्सिटीज मांग दे डिमांड समथिंग रिगार्डिंग द ऑथर्स, लाइक चिल्ड्रन मस्ट बी अवेयर अबाउट देम। तो दैट वोंट बी दैट डिफिकल्ट इनफ। वॉट एवर विल बी देयर आई विल बी डिस्कसिंग इन माई वीडियोज। My each and every video will be specialized upon CUET, cracking English and general knowledge। जनरल अवेयरनेस के मैं सारे टॉपिक कवर नहीं करूंगी, बट हाँ जनरल नॉलेज के टॉपिक्स में कवर करूंगी। नाउ कम्स सिनोनिम्स। चलें शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास से। तो प्लीज होल्ड योर बुक्स इन योर हैंड, नोटबुक्स इन योर हैंड एंड अ पेन। सबसे पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स जो आप क्लास 7 8 तक करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, बट इंग्लिश इज ऑल अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नाउ सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग, ठीक है, समान अर्थक वर्ड, जिसको कि आप लोग हिंदी में भी करते आए हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी करते आए हैं। लाइक हैप्पी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड जॉयफुल, कंटेंटेड, चेयरफुल। फास्ट के लिए क्विक, रैपिड और स्विफ्ट। एंड नाउ हमें एक चीज याद रखनी है कि हम सिनोनियम्स को, ये आपके लिए ट्रिक है, टिप है और ट्रिक भी है। सिनोनियम्स को कैसे याद करें? जब आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में,
तो वहां पे वर्ड्स देखे फ्यूरियस, wrathful, enraged। तो ये सब किसी के जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं अगर उनमें से कोई भी एक वर्ड यूज हुआ है किसी कैरेक्टर के बारे में तो वो ही वॉज लुकिंग फ्यूरियस, wrathful, तो समझिए वो सेंटेंस के कंटेक्स्ट में कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, कि वो खुश है, उदास है या गुस्सा है, क्योंकि अगले वाला जो सेंटेंस है वो डिपिक्ट कर रहा है कि उसने गुस्से में क्या किया। तो वर्ड विल बी wrathful, enraged और furious। आगे आते हैं सैड के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक अनहैप्पी, मिजरेबल, डाउनकास्ट। स्पीड के लिए फास्ट, स्विफ्ट, स्पीडी और ब्रिस्क। एंड साइज के लिए बिग, ह्यूज, इनॉर्मस और गिगेंटिक। सो चलिए ये तो कुछ इजी से वर्ड्स बनते हैं, बट एग्जाम में इतने इजी तो आएंगे नहीं। हाँ, कुछ आ भी सकते हैं, यू नेवर नो। सो यू मस्ट नो कि हमने क्या टिप्स टिप्स और ट्रिक्स यूज करने हैं बाय सॉल्विंग देम। स्पीड के लिए हम जैसे वर्ड यूज करते हैं फास्ट, स्विफ्ट। बाय स्विफ्ट, कार का नाम है स्विफ्ट, तो क्यों स्विफ्ट पड़ा, क्योंकि वो तेज चलती है। ब्रिस्क वॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बंदा इंसान तेज चल रहा है, तो ब्रिस्क वॉक कहते हैं। साइज के लिए अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं बिग साइज, बट वी कैन यूज सम अदर वर्ड्स ऑल्सो, लाइक इट्स एन enormous बिल्डिंग। ओके, gigantic, बहुत बड़ा हो, कोलोसल, बहुत बड़ा, कोलोसल ऑफ रोड्स, जिसको कि हम बोलते थे जूलियस सीजर में, ये वर्ड आता है कोलोसल ऑफ रोड्स, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा है, दैट्स कॉल्ड एज कोलोसल ऑफ रोड्स। सो हियर you must start developing the habit of reading newspapers and also write down the content that we discuss according to the examination pattern। अब आते हैं कुछ वर्ड्स की तरफ, सिनोनिम्स की तरफ। सबसे पहले आता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट एमसीक्यू इज गिवन। अब हमने देखना है ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या है, बिकॉज दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर मेनी ऑफ यू। आप लोग नहीं ज्यादा इंग्लिश पढ़ते होंगे तो यू नेवर नो कि क्या होगा। ऑब्स्टिनेट को कैसे फाइंड आउट करना है, कि देखिए अब इसमें से हमने पहले क्रॉस करने हैं वो वाले वर्ड्स जो रॉन्ग हैं, और करेक्ट तभी करेंगे जब हमें पता कि हाँ श्योर है इट्स करेक्ट। फ्लेक्सिबल, जो बंदा हर काम इजीली कर लेता है, फ्लेक्सिबल है। स्टबन मतलब जिद्दी। जेंटल मतलब बहुत शांत है। काम का मतलब भी शांत है। तो जो वर्ड्स हैं यहाँ पे वो सेम है। कौन से हैं वो सेम? जेंटल एंड काम वो सेम है, इसका मतलब ये तो होंगे नहीं। यू हैव टू सिलेक्ट ये सिनोनियम सेम वर्ड कौन सा है। जेंटल का भी मतलब काम होता है और काम भी वही है। फ्लेक्सिबल भी वही आ गया पास पास, जो इंसान इजिली काम कर सके। इसका मतलब ऑब्स्टिनेट का क्या बन रहा है? स्टबर्न, जिद्दी। ओके, नेक्स्ट आते हैं अबंडेंट की तरफ। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल। ठीक है, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल। ठीक है, अब स्कार्स का मतलब क्या होता है? जब आप लोग ज्योग्राफी करते हैं तो वो देखते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्कार्स मीन्स कम, अबंडेंट मतलब ज्यादा। मीगर का मतलब भी क्या होता है? कम, मीगर इनकम जब हम बात करते हैं, ये भी क्रॉस हो गया। प्लेंटीफुल लग रहा है कुछ मुझे इसमें ज्यादा है। स्मॉल का मतलब तो वैसे ही थोड़ा है। ठीक है, सो आई हाउ टू सिलेक्ट दी आंसर, पहले क्रॉस करें जो आपको आंसर लग रहे हैं गलत। कौन कौन से गलत है? स्कार्स, मीगर एंड स्मॉल। तो आंसर क्या निकला आपका? प्लेंटीफुल। सो हाउ दिस इज द वे टिप्स एंड ट्रिक्स वी हैव डन। आगे आते हैं ब्लिसफुल की तरफ। अब ब्लिसफुल ये वर्ड नॉर्मली आप सुनते ही हैं, दैट मीन्स जॉयफुल। तो देखते हैं कि बाकी वर्ड्स को कैसे क्रॉस करना है। बाकी वर्ड्स कहते हैं सैड, उदास, नो। जॉयफुल लग रहा है, एंग्री गुस्सा, एंशियस उतावला हो रहा है कोई चीज को देख के। तो ये तीनों वर्ड तो मिलते जुलते हैं, एक वर्ड है जो डिफरेंट है। जॉयफुल खुशी दे रहा है, फुल लगा है एंड में, और इसके भी फुल लगा है एंड में। So it is very easy for you to find out blissful. Now coming to the next one, candid. Candid का मतलब क्या होता है? जो इंसान ऑनेस्ट होता है। अब आप लोग जब कैमरा पकड़ के किसी की फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो क्या कहते हैं? कैंडिड शॉट आया है। कैंडिड शॉट का मतलब क्या है? कि बिल्कुल इंसान को जैसा था वैसे ही आपने उसकी फोटोग्राफ खींच ली। तो ये वर्ड तो आजकल की जेनजी जनरेशन को तो इजीली याद हो गया होगा। कैंडिड का मतलब क्या है? टू बी ऑनेस्ट। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कोई फिल्टर आपने लगाया है, इट्स जस्ट व्हाट इज नेचुरल, इट्स कमिंग आउट। डिसऑनेस्ट नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बेईमान हो गया।
रिजर्व, जो इंसान कभी कभी बात नहीं करता, चुपचाप रहता है। वेग, अजीब सा, दिस इज नॉट काइंड ऑफ, आपको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही अजीब सा है वेग। सो विच इज द करेक्ट वन? कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने उसकी फोटो खींची वो वैसे की वैसी आई, मीन्स वो ईमानदार है, राइट? ईमानदार इंसान ही कैंडिड, समटाइम्स वी डू द थिंग्स कैंडिडली, ईमानदारी से करते हैं, फोटोग्राफ्स कैंडिड आती हैं। अब आते हैं मैग्नीफाई की तरफ। मैग्नीफाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सपैंड करना। ठीक है, पहले हम आंसर्स देख लेते हैं, देन वी विल कम टू कि इसको सिलेक्ट कैसे किया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों बहुत सारे वर्ड्स न्यू होंगे आपके लिए। मैं आपके साथ 1000 वर्ड डिस्कस कर लूं, लेकिन आएगा तो कुछ 1001 ही, शायद उनमें से कुछ ना डिस्कस किया हो। मेरी कोशिश तो वही है कि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं, प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंगली डिस्कस करूं, जो पहले आ चुके हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर सकूं, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एंड योर रिविजन इज डन। मैग्नीफाई का मतलब क्या है बेटे? एक्सपैंड किया हमने। ठीक है, अब रिड्यूस, एक्सपैंड का मतलब कोई चीज फैलती है, एक्सपैंड हुई, एक्सपेंशन हुई कोई चीज की, इंक्रीज हुआ। रिड्यूस तो कम होना होता है। एलिमिनेट, है ना? अब आप लोग बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट का मीनिंग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैं अभी बात एग्जांपल दूंगी आपको बिग बॉस की, तो वहां पे कितने सारे कैंडिडेट्स एलिमिनेट होते हैं हर हफ्ते। एलिमिनेट मीन्स वो चले जाते हैं, उनकी छुट्टी हो जाती है, निकल जाते हैं। इग्नोर, कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो किसी चीज को, इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे तीनों चीजें नहीं है। मैग्नीफाई, वैसे मुझे मैग्निफिशेंट बहुत अच्छा सा वर्ड लग रहा है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तीनों वर्ड नेगेटिव हैं। पॉजिटिव कौन सा है? एक्सपैंड, तो आंसर क्या हुआ? एक्सपैंड। नेक्स्ट जाते हैं अडेप्ट की तरफ। अडेप्ट का मीनिंग क्या है? मैंने तो कभी ये वर्ड नहीं सुना, अडेप्ट सुना है, अडेप्ट द हैबिट्स, अडेप्ट क्या होता है? ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं। इसका मीनिंग हमने देख लिया आंसर में, इसका मतलब है स्किलफुल। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करना है? क्लमजी मतलब लेजी, और स्किलफुल जिसको कोई स्किल आती है करनी, जो बंदा टेक्नोलॉजी में अच्छा होगा, पेंटिंग में अच्छा होगा, पॉटरी में अच्छा होगा, कोई भी उसको स्किल आती होगी, एम्ब्रॉयडरी अच्छी आती होगी, स्टिचिंग अच्छी आती होगी, दैट इज पर्सन इज कॉल्ड एज अ स्किलफुल पर्सन। लेजी तो वैसे ही क्लमजी का सेम ही है, और स्लो भी बंदा जो धीमा धीमा धामा है। तो मुझे अडेप्ट का मीनिंग क्या लगा कि तीनों वर्ड्स एक जैसे हैं, लेकिन ये वर्ड डिफरेंट लग रहा है। अगर मुझे नहीं भी समझ आया तो मैं क्या लिख दूंगा? स्किलफुल। ओके, इससे आंसर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब पंक्चुअल, और प्रॉम्प्ट ये भी होता है जो इंसान फटाफट कोई काम करता है या जवाब देता है, हाजिर जवाब होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। अब यहाँ हम देखते हैं प्रॉम्प्ट का ऑपोजिट, सॉरी सिनोनियम क्या बनेगा। प्रॉम्प्ट का सिनोनियम बन सकता है आपके लिए क्या बनना? पंक्चुअल। वो क्यों बना पंक्चुअल? देखिए, अब हमने देखने हैं ऐसे 3 वर्ड्स जो बिल्कुल एक जैसे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, प्रॉम्प्ट से पता लग रहा है कि फटाफट। ओके, पंक्चुअल है, देरी नहीं करता किसी काम में, डिले करेंगे तो इंसान देर करेगा। हेजिटेंट मीन्स वो हिचकिचाता है बात करने में। स्लगिश इज ऑल्सो द पर्सन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, हेजिटेंट है। तो ये तीनों इकट्ठे जा रहे हैं, दैट इज वाई पंक्चुअल इज अ डिफरेंट वन। नेक्स्ट है गो टू एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वर्ड मोस्टली यू ऑल हैव डन इन योर इंग्लिश, बट इसका फिर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इसका मतलब होता है प्रॉस्परस, जो बहुत खुशहाल होता है, जिसने जिंदगी में बहुत तरक्कियां की होती हैं। और जो रिच लोग होते हैं उनके लिए आजकल हम लोग वोकैबुलरी में भी से द पर्सन इज एफ्लुएंट, we don't say rich, we say affluent. Okay, impoverished, the person who is poor. Prosperous, मुझे लगा एफ्लुएंट का प्रॉस्परस है बिकॉज ये रिचनेस के साथ कनेक्टेड है, मैंने कल लिटरेचर में ये वर्ड पढ़ा था। डेस्टिट्यूट कौन होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं उनको डेस्टिट्यूट कहते हैं। फ्रूगल ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर पीपल। तो कौन सा बना? सारे इम्पोवरिश, डेस्टिट्यूट, फ्रूगल एक जैसे हैं, सो विच इज द डिफरेंट वन? दैट इज प्रॉस्परस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज एस्ट्यूट। अब ये सारे वर्ड्स अब आ रहे हैं एज पर सीयूटी के हाई लेवल के अकॉर्डिंगली। एस्ट्यूट का मतलब है इंसाइटफुल। अब देखिए आप, इंसाइटफुल मीन्स जो आपको फार साइटेड बनाता है, आपको कुछ नॉलेज के थ्रू अवेयर कराता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंसाइटफुल पर्सन।
और यहाँ पे 3 जो वर्ड्स हैं, फुलिश, इग्नोरेंट, क्लमजी, ये तो सारे के सारे एक जैसे भाई बहन लग रहे हैं, बिकॉज दे ऑल टॉक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट. सो आई थिंक इट इज इंसाइटफुल. ओनली वन वर्ड इज टेलिंग मी समथिंग which is connected to the word that has come to me. Next comes ephemeral. Ephemeral refers for transitory, जो कि जैसे आपने फोटोग्राफ इन क्लास 11 पोइम पढ़ी है, उसमें देखा है, the world is the sea is transitory, natural things are transitory, nature is transitory. Okay, so ट्रांजिटरी मतलब कि सॉरी, नेचर ही ट्रांजिटरी है, ह्यूमन बींग्स आर ट्रांजिटरी. नेचर जो होती है, सम थिंग्स आर परमानेंट, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे परमानेंट चीज कोई है, एवरलास्टिंग जो हमेशा रहे, ड्यूरेबल भी जो चीज टिकाऊ हो. तो ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो कब बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है और बहुत देर के बाद वैनिश हो जाती है, जैसे ह्यूमन सोल्स, ह्यूमन बींग्स, वो क्या है, हमारी जो आत्मा है, दैट इज परमानेंट, बट जो हमारी बॉडी है, दैट इज ट्रांजिटरी. ओके, सो एम्फीरल आ जाए तो दैट मीन्स ट्रांजिटरी. नेक्स्ट कम्स ऑडिशियस. ऑडिशियस रेफर्स फॉर बोल्ड. बोल्ड कह लो, शाय कह लो, टिमिड कह लो, केयरफुल कह लो. अब इन चारों वर्ड्स में से जो वर्ड्स हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड विच आर द ऑड वन आउट्स. ठीक है, ऑडिशियस का मीनिंग मुझे लग रहा है, पहले मैं ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करती हूँ जो कि तीनों आपस से मिल रहे हैं. शाय का मतलब जो बंदा हिचकिचाता है, बोल्ड तो वैसे कॉन्फिडेंट के साथ है, टिमिड भी शाय है, केयरफुल मीन्स जो बोलने से पहले सोचता है. सो वन इज कमिंग आउट द मीनिंग फॉर इट एंड दैट इज बोल्ड. नेक्स्ट कम्स ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, प्लीज, किसी को प्लीज करना, किसी को खुश करना. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड गिवन हैं जो किसी को खुश तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ परेशान जरूर कर रहे. कैसे, अनोइंग समवन, देन इरिटेटिंग समवन और एजिटेटिंग समवन. अरे ये हर कोई वर्ड जो है ना सबको परेशान कर रहा है. एक एक वर्ड है जो सबको खुश कर रहा है, और वो क्या है, प्लीज. सो हियर योर वर्ड कम्स एज प्लीज. नेक्स्ट बच्चे, इमिनेंट. इमिनेंट का मतलब क्या बना आपका, नियर, जो पास में है. ओके, नाउ नियर तो मुझे नजर समझ आ गया, बट बाकी तीनों को मेरा कैंसिल करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड पहला आ रहा है डिलेड, जो काम लेट हो रहा है. नियर तो पास हो गया, रिमोट मीन्स फिर दूर का एरिया, और कैंसिल मीन्स किसी चीज को कैंसिल कर देना. तो हेयर 3 वर्ड्स दे आर टोटली opposite over here to near. Only one is very closer to imminent, and that is near. Next आता है meticulous. Meticulous का मीनिंग क्या है, प्रिसाइज, ब्रीफ में जिसको बोलते हैं. अब यहाँ पे हम बाकी के 3 वर्ड्स को क्रॉस करते हैं रीजन के साथ में. केयरलेस नहीं, आपको केयरफुल है जो. देन कम्स नेग्लिजेंट, जो चीजों को ध्यान नहीं देता. कैजुअल, जो अगेन चीजों को बहुत ही कैजुअली देता है, नहीं सीरियस होता है. So here the word comes as precise. Next comes resilient. Resilient का मतलब क्या होता है बच्चे? It is called as flexible word. This word often comes in exam. इसको ध्यान से करें. Flexible जो हर काम के लिए flexible है, जैसे females they are very resilient. They are flexible in doing anything whatever is given to them. Fragile means weak. Brittle also means weak. जैसे फ्रेजाइल गुड्स आप पढ़ते हैं कि जो कांच के बने हुए बर्तन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्रेजाइल गुड्स. इवन जब आप कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं, दे आर ऑल्सो फ्रेजाइल. ब्रिटल मीन्स जो आसानी से टूट जाता है. ब्रेकेबल ऑल्सो मीन्स विच कैन बी ब्रोकन अप इजिली. जब आप क्रॉकरी लेकर आते हैं तो क्रॉकरी पे फ्रेजाइल, ब्रिटल, ब्रेकेबल, दीज वर्ड्स आर मोस्टली रिटन. तो तीनों भाई बहन है, एक अलग है, कौन सा है, फ्लेक्सिबल. So resilient means flexible. Next comes somber. Somber refers for gloomy. Gloomy का मतलब जो बहुत उदास रहता है, that person is called as gloomy. अब देखते हैं यहाँ पे cheerful, jubilant, bright, तीनों एक जैसे वर्ड है, खुशी वाले. तो एक ही उदास का वर्ड है somber का, that is gloomy. Next slide comes on voracious. Voracious का मतलब, ये भी वर्ड बहुत इन है, जो बहुत डेविल टाइप बंदा होता है. नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, दे आर वोरेशियस एनिमल्स, बिकॉज उनमें ऐसी चीज होती है, इंस्टिंक्ट होता है कि वो ह्यूमन बींग्स को देख के खा जाते हैं, पकड़ लेते हैं. ओके, सो टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइड नहीं,
मॉडेस्ट जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके अपग्रेडेड है, इंडिफरेंट जो चीज़ों को ध्यान नहीं देता, तो व्हाट इज इट, रिवेनियस। नेक्स्ट कम अबेट। अबेट का मतलब क्या है, इंटेंसिफाई, इंक्रीज होना। सबसाइड, अबेट का मतलब है सबसाइड। अगेन कुछ भी हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग डिले कर रहे हैं, स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत बना रहे हैं। सो हियर सबसाइड वर्ड गोज हियर बेटर वन। नॉर्मली सबसाइड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है जब इंसान बहुत अग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। बट इसमें सबसाइड का एक सेकेंड मीनिंग है, वो मीनिंग निकलता है जब कोई इंसान बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, चुप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सबसाइड। सो abate refers for here, subside refers for the one who is person who is calm। कि intensify का मतलब है increase हो जाना, प्रोलॉन्ग का मतलब है कोई चीज बहुत देर लगा के आप कुछ रिजल्ट आ रहा है, प्रोलॉन्ग इलनेस भी हो सकती है। स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत होना। सो हियर द करेक्ट वन इज सबसाइड। नेक्स्ट आता है अडोन। अडोन का मतलब है ब्यूटीफाई, कोई चीज को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करना। लाइक अगर अब हम इनसे बाकी वर्ड्स देखें, डिसफिगर, इग्नोर और निग्लेक्ट, तीनों के तीनों वर्ड नेगेटिव हैं। ब्यूटीफाइज, अडोन मीन्स अडोन दी समथिंग ब्यूटीफुल इन लुकिंग। सो नेक्स्ट वर्ड है बिनाइन। ये आप जब क्लास 12 के इनविटेशन करते हैं वहां पे वर्ड आता है बिनाइन प्रेजेंस। ओके, सो बिनाइन रेफर्स फॉर जेंटल, बिकॉज बाकी क्रूअल, हार्श, मेलेवलेंट ये सारे ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो बिनाइन प्रेजेंस से याद रखें जेंटल प्रेजेंस, ओके, दैट यू हैव डन इन इनविटेशन। आगे चलते हैं कॉन्कर की तरफ। कॉन्कर का मतलब है यहाँ पे वो कॉन्कर जीतना नहीं, लाइक यू विन इन सम बैटल, इट्स आल्सो प्रोनाउंस्ड एज कॉन्कर ओनली, बट हियर इट मीन्स अग्री। ओके, डिसएग्री, कॉन्ट्रडिक्ट, अपोज ये तीनों एक जैसे हैं। सो एग्री मीन्स किसी की बात को मानना। डेफ्ट रेफर्स फॉर अगेन स्किलफुल, जो हमने पीछे भी किया। सो क्लमजी इज अगेन पर्सन हु इज लेजी, इनेप्ट, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड कोई चीज को देख के बहुत ज्यादा आप अजीब सा फील करते हैं, यू फील ऑकवर्ड। सो inept is also not a kind of word for it, so skillful is it। ephemeral, brief, जैसे हमने पीछे भी किया, ephemeral का brief, precise, lasting, permanent, enduring is not the one। so ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ words जो repeated होते हैं वो कैसे दूसरे synonyms के साथ भी आ सकते हैं, so you should be clear about it। erudite refers for scholarly, okay, erudite। ignorant matlab the person who is not qualified, uneducated also the one who is not qualified, and knave is also the one who is not so qualified about the thing, जो knowledgeable नहीं है। So what is the correct word here comes out as scholarly। Now coming to the next one, that is formidable। formidable का मतलब क्या है, powerful। weak, feeble, insignificant, फिर ये negative words हैं, so powerful becomes the better one। next आता है futile, worthless, useless, pointless, any word is applicable over here। productive, effective, useful ये सारे एक जैसे हैं, only pointless is correct। immaculate यहाँ पे मतलब है इसका spotless। dirty, stained, impure ये सारे के सारे synonyms जो हैं ये नहीं यहाँ पे justify कर पाते, because immaculate का मतलब है जिसपे कोई दाग ना लगा हो, dirty तो गंदा ही होगा, stained भी गंदा जिसपे निशान हो, impure भी जिसमें प्योरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट कम्स inevitable, इसका मतलब क्या है, सर्टेन, अवॉइडेबल, ऑप्शनल, कॉन्टीजेंट। सो हियर सर्टेन इज अ करेक्ट वन, बिकॉज आप सर्टेन है किसी चीज को लेके, अवॉइड नहीं कर रहे हैं, कोई चीज को ऑप्शन नहीं लिया हुआ, या कंटीजेंट मीन्स सस्पिशियस नहीं है किसी चीज को लेके। सो विच इज लाइक यू आर सर्टेन अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनएविटेबल। Death is inevitable, we all have done it। नेक्स्ट आता है इंट्रीपिड। इंट्रीपिड रेफर्स फॉर फेयरलेस। अब यहाँ पे टिमिड, वीक, कावर्डली ये तीनों एक जैसे। फेयरलेस का मतलब है जो इंसान नहीं डरता है किसी चीज से, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज फेयरलेस। आगे आता है जुबिलियंट, मीन्स अगेन इलेटेड, हैप्पी, बिकॉज बाकी वर्ड्स डिप्रेस्ड, अनहैप्पी एंड मिजरेबल दे आर ऑल अलाइक, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन इज नॉट कंटेंटेड विद समथिंग। नेक्स्ट लेथार्जिक, लेजी आ जाए तो भी ठीक है, स्लगिश आ जाए तो भी ठीक है, एंड वी कैन सी। अब आते हैं लेथार्जिक की तरफ, जो कि हमने भी किया था, दैट मीन्स स्लगिश, द पर्सन हु इज नॉट एक्टिव। एंड क्योंकि
एनर्जेटिक, एक्टिव और एंथुजियास्टिक वर्ड्स ये रिलेट करते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एनर्जी से भरा होता है। सो दैट इज़ वाई वी आर सिलेक्टेड स्लगिश। आगे आते हैं मेटिकुलस की तरफ। मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड। Careless, negligent and reckless, they all mean the same. So that is why detailed is the correct one. Okay. Negligent मतलब होता है the person who is not careful about anything. Reckless का मतलब भी आप केयरफुल होकर ड्राइविंग नहीं करें, रेकलेस ड्राइविंग आपने सुना होगा। एंड केयरलेस का मतलब तो होता ही एक। नेक्स्ट आता है निफेरियस। निफेरियस का मतलब है विकेट। विकेट मतलब जो वन हु इज वेरी चालाक टाइप ऑफ अ पर्सन। नोबल, वर्चुअस एंड इनोसेंट, इनका मतलब एक ही है, जो इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है, ईमानदार है। और विकेट आता है द पर्सन हु इज नॉट एट ऑल गुड इन हिज बिहेवियर। चालाक आता है, दैट इज निफेरियस। तो आपको मालूम है ये वर्ड निफेरियस आपने पहली बार सुना है। आपने करेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है? जब आपने 3 एक जैसे वर्ड फाइंड आउट कर लिए और एक ढूंढा जो बिल्कुल डिफरेंट था। आगे आते हैं हम प्रैग्मेटिक की तरफ। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मीन्स ऑपोजिट, जो बंदा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखता है, बहुत ज्यादा अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है, इमोशनल होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इम्प्रैक्टिकल। अनरियलिस्टिक वो भी सेम है, इम्प्रैक्टिकल है, ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है, रियलिस्टिक चीजों को नहीं सोचता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अगेन वेग, जिसको समझ ही नहीं चीजों की। सो हियर प्रैक्टिकल मीन्स प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट कम्स ऑप्युलेंट, इट मीन्स लग्जूरियस। पुअर, मॉडेस्ट, सिंपल, तीनों। पुअर मीन्स गरीब, मॉडेस्ट मीन्स अगेन वन हु इज वेरी सिंपल, एंड सिंपल का मतलब है ही सिंपल। सो ओनली लग्जूरियस मीन्स जो बहुत ही आलीशान जिंदगी जीता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लग्जूरियस। नेक्स्ट कम्स पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी, जो चीज कॉन्ट्रडिक्शन जा रही है। लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये तीनों एक जैसे हैं। जो चीज लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है, मीन्स प्रिडिक्ट करते हैं आगे के बारे में। लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये तीनों एक जैसे कनेक्टेड हैं। लॉजिकल जो इंसान के अंदर रीजनिंग होती है, कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है, कंसिस्टेंट कॉन्टिन्यूस। प्रिडिक्टेबल जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी, कोई चीज को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सो पैराडॉक्सिकल मीन्स कॉन्ट्रडिक्टरी। आगे चलते हैं रिकंसाइल की तरफ। रिकंसाइल का मतलब होता है हार्मोनाइज, किसी के साथ हार्मनी में रहना, समझौते के साथ रहना, दैट इज कॉल्ड एज रिकंसाइल। डिसएग्री, आर्ग्यू, अपोज, दे आर totally the similar words. Tenacious refers for persistent. persistent का मतलब होता है जो चीज एक जैसी चल रही है, यू नो और indecisive, weak, hesitant, जो इंसान कमजोर है, बात बात नहीं करता, hesitant है। persistent means confident भी है। scrutinize means examine, scrutiny word तो आपके लिए बहुत कॉमन है। इग्नोर, निग्लेक्ट, ओवरलुक, ये वर्ड्स नहीं इसके साथ रिलेट करते हैं, बिकॉज वो सारे ही नेगेटिव हैं। टैक्टी टर्न रेफर्स फॉर क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत रहना। अब हम देख रहे हैं क्वाइट का ऑपोजिट टॉकेटिव, तो यहाँ पे हम टॉकेटिव को क्रॉस करेंगे। चैटी भी वही बंदा होता है जो बहुत बोलता है, एंड आउटस्पोकन इज ऑल्सो द वन हु स्पीक्स अ लॉट। सो यहाँ पे क्वाइट शांत है। सिर्फ एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो कि आपको अलग है एज कम्पेयर टू दी अदर थ्री, तो हम वो अदर थ्री को क्रॉस करेंगे और जो एक यूनिक वर्ड आ रहा है यहाँ पे क्वाइट, उसको टिक करेंगे। आगे आता है बच्चे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट अभी हमने पीछे भी किया था। टेम्पररी, द नेचर जो होती है वो परमानेंट होती है, बट ह्यूमन सोल, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी इज ट्रांजिएंट। परमानेंट, इटर्नल, लास्टिंग मीन्स जो हमेशा के लिए रहते हैं। तो हम बात करें जो चीजें टेम्पररी है। आगे वर्ड बात करते हैं ट्राइबल की। ट्राइबल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जो चीज का कोई महत्व नहीं होता है। सिग्निफिकेंट मीन्स जिसका होता है। essential means again which is important, and vital also means important, तो सारे important हो गए। insignificant means जिसकी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आता है अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स यूनिक, जो बहुत अलग है, अजीब, बिल्कुल डिफरेंट है। ऑर्डिनरी, कॉमन एंड टिपिकल, तो है ही एक जैसे। विंडिकेट रेफर्स फॉर जस्टिफाई। एक्यूज, ब्लेम, कंडेम, मतलब कि आप किसी को दोष दे रहे हो, ब्लेम कर रहे हो। कंडेम मीन्स किसी को किसी की बात से एग्री नहीं कर रहे हो। और विंडिकेट का मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो किसी बात को, दैट इज विंडिकेट।
नेक्स्ट कम्स वेरी. वेरी रेफर्स फॉर कॉशियस, अलर्ट है आप किसी चीज को लेके. केयरलेस, कॉशियस, रेकलेस एंड हेस्टी. अब इनमें से हमने क्यों कॉशियस को सिलेक्ट किया, वेरी को? क्योंकि हेस्टी मीन्स जो बंदा बहुत जल्दबाजी में काम करता है. केयरलेस तो होता ही केयरलेस है. एंड रेकलेस भी केयरलेस है. जीलियस, पैशनेट अबाउट समथिंग. इनडिफरेंट कर लें, एपेथिक कर लें, अनइंटरेस्टेड कर लें. सो दे आर नॉट द सेम वर्ड्स. जीलियस के साथ नहीं मैच खाते, क्योंकि they tell you about कि person is not about at all passionate about his work. Gratify, satisfy, annoy, agitate और disappoint. ये क्या बताते हैं कि आप किसी से परेशान हैं, disappointed हैं. Then comes audacious, fearless, timid, hesitant and careful comes to the same कि audacious नहीं आते हैं. Okay. Next we come to ephemeral, means fleeting. कहते हैं art is permanent but time is fleeting. टाइम मूव करता है, आर्ट हमेशा परमानेंट होती है. तो इस सेंटेंस से ही आपको पता लग गया होगा. परमानेंट मीन्स जो हमेशा के लिए है. लास्टिंग का मतलब भी जो हमेशा रहता है. और ड्यूरेबल का मतलब भी जो चीज टिकाऊ है. तो फ्लीटिंग कम्स विच कीप्स ऑन मूविंग, दैट्स व्हाई इट्स फ्लीटिंग. नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पलरी. एग्जाम्पल के तौर पे जो किसी के लिए एग्जाम्पल छोड़ता है, रोल मॉडल है, इसका मतलब है कमेंडेबल. मीडियोकर, इन्फीरियर और सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो इनका कोई बहुत हाई नहीं है, मिडल लेवल की हैं. दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर गिवन. कमेंडेबल मींस एग्जाम्पलरी, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना. क्रेडिबल मीन्स प्लॉजिबल, अनबिलीवेबल, फॉल्स, अनरिलायबल. ये चीजें नहीं यहाँ से क्रेडिबल के लिए कहते हैं बिकॉज इट रेफर्स फॉर समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. निफेरियस अभी हमने किया, ये दोबारा हम करते हैं एक और वे में अगर आ जाए तो इसका मतलब है इविल. काइंड, वर्चुअस और बेनेवलेंट जाते हैं, एक ही जैसे वर्ड है, मतलब कि इट इज वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज बेनेवलेंट, वर्चुअस और काइंड. आगे जाते हैं हम नेक्स्ट पे. ऑप्युलेंट में इट रेफर्स फॉर द पर्सन हु इज रिच. अभी हमने एफ्लुएंट किया था, अब आता है ऑपुलेंट. ओके. प्लेन, पुअर एंड minimalistic refers for the persons who are mediocres. So this word doesn't go with it. Next comes astute. Astute refers for intelligent, dull, foolish and inept. It refers for the people who are not so intelligent enough. तो एक ही word जा रहा है astute के साथ intelligent, because dull भी, foolish भी, inept ये तीनों ही बुद्धू इंसान के लिए यूज किए जाते हैं. Ingenious refers for clever. स्टूपिड, इग्नोरेंट और नेव ये एक जैसे वर्ड्स हैं. क्लेवर मीन्स जो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, यू नो शैतान, चलाक है बहुत ज्यादा, क्लेवर. स्टूपिड मीन्स बेवकूफ, इग्नोरेंट मीन्स बेवकूफ अगेन, नहीं समझ है. नेव भी, पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग. लास्ट वर्ड इज बेनेवलेंट, वी हैव डन जस्ट नाउ, इट मीन्स काइंड. सो मेलेवलेंट नहीं आ सकता, हार्श नहीं आ सकता एंड क्रूअल नहीं आ सकता. सो हियर आई कम टू एन एंड विद माय फर्स्ट वीडियो ऑन सिनोनिम्स. ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है. इट इज़ जस्ट फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट CUET एंड हाउ टू क्रैक इट. अब आज से ये आपको हर ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को आपको वीडियो आएगी अबाउट योर वोकैबुलरी and English and general awareness. So please be in touch and keep on sharing the video with your friends, the ones who are preparing for CUET, and please subscribe to Charu Munga Inspires. Thank you all of you.